नमस्कार साथियों RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी होगी आपकी। और पशु परिचर भर्ती परीक्षा आप सभी को मालूम है कि अब नज़दीक आ चुकी है, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यानी रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। याद रखिएगा कि रणभूमि में आपको युद्ध लड़ना है 4 दिसंबर को, तो उससे पहले आपको मनोभूमि में, जो आपकी मन भूमि है, उसमें खेलना ज़रूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पेपर सेट करना है, कैसे। तो इसी के लिए आप सभी के लिए हमने शुरू किया, यानी RWS क्लासेस ने आपके लिए लेकर आया है पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण मॉक टेस्ट। ये नहीं कि 20 प्रश्न 30 प्रश्न, नहीं, आपको संपूर्ण मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 150, आपके सामने अधिकतम अंक 150, इसी प्रकार का पेपर बनने वाला है। ठीक है साथियों, 2 टेस्ट हमारे पहले हो चुके, तो आप उन टेस्टों को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से हम प्रश्नों की व्याख्या के साथ करने वाले हैं, आप सभी को मालूम है। और आपका फ़र्ज बनता है, आपके लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि संपूर्ण मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मिलेगा महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जिनमें आपका 1.5 घंटे खा जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी कमेंट दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो जुड़ गए सभी, करते हैं शुरुआत अच्छे से। चलिए थोड़ा जूम करके मैं आपको करवा दूंगा। पहले इधर वाले प्रश्नों को कर लेंगे अपन, उसके बाद अपन इधर वाले हिस्से को कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए तो जूम करके करते हैं प्रश्नों का शुभारंभ। आप सभी को मालूम है नेगेटिव मार्किंग का, तो है ना, 1/4 अपनी नेगेटिव मार्किंग कर दी है अध्यक्ष साहब ने। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो आहड़ सभ्यता जो है, उससे जो उत्खनन प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण, आपके सेल खड़ी, लैपिस लाजुली या टेराकोटा, तो इनसे प्राप्त जो ऐसी कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है जो हमारे आहड़ का संपर्क जो है, बाहरी संपर्क का संकेत देती है? तो हमें प्राप्त हुआ है आहड़ से लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आहड़ सभ्यता का संबंध था ईरान से, और ईरान का संबंध था आहड़ सभ्यता से, दोनों में व्यापारिक लेन देन हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? कौन सा स्थल ताम्र, चलिए तो साथियों दूसरा प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, कि कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है। तो अब आपने पढ़ी होगी हमारी गणेश्वर सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, ये सभी ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएंगी, ये सभी ताम्रयुगीन सभ्यता हो जाएगी। गणेश्वर सभ्यता से तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 प्रश्न यहाँ से कन्फ्यूजन वाले बनते हैं, गणेश्वर और आहड़ से। तो आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? पहली बात तो आहड़ सभ्यता को, एक मिनट, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है कन्फ्यूजन वाला। ये दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, प्रश्न मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछने के चांस बनते हैं इसको,
कि अभी गणेश्वर सभ्यता पहले वर्तमान में मतलब पूर्व में कौन सा जिला था, तो अपना सीकर जिले में आती थी। अभी कहाँ पर आती है, तो अभी वर्तमान में अपना निमका थाने में आ चुकी है। तो ये नया प्रश्न बनता है, तो पूछने की उम्मीद है। अगर नए तरीके से पूछता है प्रश्न तो आपसे ये प्रश्न बनता है। दूसरा, ये जो दो प्रश्नों की मैं बात कर रहा था आपसे कि आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है और हमारी गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है स्टूडेंट को। आपसे प्रश्न बनेगा कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, निम्न में से प्रश्न ये भी बन सकता है कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं। दूसरा आपसे ये बन सकता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कैसे कहते हैं। तो अब आपको जैसे एक प्रश्न याद है आहड़ का ताम्रवती नगरी, तो आप कहीं ऐसा सोच के कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसी को कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा प्रश्न, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर ज़िले में स्थित है। आयड़ नदी जो आगे जाके बेडच के नाम से जानी जाती है, आयड़ नदी के किनारे अपनी आहड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप सभी को मालूम है कि गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में आ चुकी है और नदी हो जाएगी यहाँ पर आपके कांतली नदी हो जाएगी। गणेश्वर सभ्यता के यहाँ पर आपके कांतली नदी हो जाएगी। ठीक है। और जो है इसकी खोज किसने की थी, तो खोज आपको बता दूं कि खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल, यानी आर.सी. अग्रवाल भी आपको देखने को मिलेगा। आर.सी. अग्रवाल खोज किसने किसने करी, तो आर.सी. अग्रवाल जी ने गणेश्वर सभ्यता की खोज करी और इसी ने उत्खनन किया था। विजय कुमार जी भी थे उत्खनन में, तो उन्होंने साथ दिया था। ठीक है। कातली नदी का जो बेसिन उस जो बहाव क्षेत्र उसे तोरावटी बेसिन कहते हैं। तो आपसे ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि गणेश्वर सभ्यता जो है किस बेसिन के जो है बेसिन पर स्थित है, तो आपको आंसर देना होगा तोरावटी बेसिन। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से ही आपके तांवा जो है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्यों कहा जाता है इसे, तो जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से तांवा जो है अपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है भेजा जाता था तांवा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से और अच्छे से आप देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरे नंबर का कि जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ राज्यपाल कौन थे। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल थे हमारे श्री संपूर्णानंद जी। श्री संपूर्णानंद जी राजस्थान में अब तक के अगर देखा जाए तो कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है राजस्थान में। प्रथम राष्ट्रपति शासन आपके 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा था। इस दरमियान 2 राज्यपाल रहे, क्रमशः डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुक्म सिंह रहे। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो हमारे संपूर्णानंद जी राज्यपाल रहे थे, उनके बाद में हमारे सरदार हुक्म सिंह जी आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी, तो राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना आपके 1459 ईस्वी में करी थी। 1459 ईस्वी में स्थापना की थी जोधपुर नगर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब अपन इधर अपना। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है कि बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो बसंतगढ़ शिलालेख आप सभी को मालूम है सिरोही से प्राप्त हुआ। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख विक्रम संवत 682 में सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थानादित्य के नाम से उल्लेखित किया गया। इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्रश्न यहाँ से बनेगा। बसंतगढ़ शिलालेख आपसे पूछे या ना पूछे लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछेगा प्रश्न में कि राजस्थान को राजस्थानादित्य
का नाम जो है सबसे पहले किस शिलालेख में कहा गया? तो बसंतगढ़ शिलालेख में कहा गया आपका, है ना। और बसंतगढ़ शिलालेख आपको कहाँ से मिला है? तो ये आपको सिरोही से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 आपके। सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? तो यानी बुद्ध प्रकाश की उपाधि किसको दी थी? सवाई प्रताप सिंह ने। तो सवाई प्रताप सिंह ने चांद खा को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी, बुद्ध प्रकाश की। उस्ताद चांद खा महाराजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे तथा गणपत भारती जो थे उनके काव्य गुरु थे। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं कि महाराजा प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु कौन थे? तो संगीत गुरु हमारे उस्ताद चांद खा जी थे, जिन्हें सवाई प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। और इनके जो काव्य गुरु थे गणपत भारती जी हुए। गणपत भारती जी कौन थे? काव्य गुरु थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां। सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक हमारे बूंदी रियासत में लगाई गई थी 1822 में। बूंदी में आपके सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो याद रखिएगा सती प्रथा पर सर्वप्रथम बूंदी में लगाई गई। सती प्रथा सर्वप्रथम बूंदी में लगाई रोक 1822 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8वें नंबर का आपके सामने कि दिल ए आराम बाग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दिल ए आराम यानी दिल को आराम देने वाला बाग कहाँ पर स्थित है आपके? तो जयपुर में आपके अपनी राजधानी में दिल को आराम मिलता है, सुकून मिलता है। और ये कहाँ पर है आपके? तो जयपुर के समीप ही आमेर दुर्ग में स्थित है दिल ए आराम बाग, ठीक है। दिल ए आराम बाग में ही 1750 में संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा 9वां प्रश्न आपके सामने। 9 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई कि 1857 की क्रांति को लेकर है। तो सही से दिख रहा है ना आपको? अगर नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियाँ थी, यानी कितनी छावनियाँ थी? तो मैंने आपको 1857 की क्रांति को संपूर्ण अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल नोट्स विद नोट्स मेकिंग पैटर्न पर बहुत ही अच्छे से ट्रिकों के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से समझाया और पढ़ाया है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1857 की क्रांति का कोई भी प्रश्न आपका उस क्लास से लगभग शायद 1 घंटे की क्लास होगी, तो उससे बाहर अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, विद बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मिलेगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और ट्रिक क्या थी हमारी, अगर किसी ने देखी होगी तो ट्रिक ज़रूर पता होगा। और ट्रिक थी मेरे भाई, ट्रिक मैं आपको लिख कर बता देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारी ट्रिक। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, आप सभी को मालूम है। तो 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? एक थी हमारी ए, याद रखिएगा ए कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी हमारी न, तीसरी हो जाएगी हमारी नी, चौथी हो जाएगी हमारी व्या, पांचवी हो जाएगी आपकी दे, और छठवीं हो जाएगी आपकी ख। ये है आपकी छावनियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब है भाई। ए से आपका कौन से हो जाएगी? ए से आपकी हो जाएगी एरनपुर छावनी, ठीक है। एरनपुर छावनी हो जाएगी, जो कि आपके कहाँ पर है? जो कि आपके पाली और सिरोही की हो जाएगी, पाली सिरोही से, ठीक है। ये हो गई आपकी ए यानी एरनपुर छावनी, पाली सिरोही, जिसे जोधपुर लीजियन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो जिसे जोधपुर लीजियन के नाम से जाना जाता था,
तो ये हो गई हमारी ए। अब इसी प्रकार आपके न से कौन सी हो जाएगी, तो न से, चलिए कलर चेंज कर ले, न से आपकी हो जाएगी नसीराबाद। कौन सी हो जाएगी, नसीराबाद हो जाएगी। नसीराबाद छावनी, ठीक है, जो कि आपके कहाँ, अजमेर में, जिसे क्या कहा जाता था, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उसको कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, नसीराबाद छावनी, अजमेर, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ए नन्नी, नी से हो जाएगी आपकी, नी से हो जाएगी आपकी नीमच। नी से कौन सी हो जाएगी आपके, नीमच, नीमच, जो कि एमपी में थी, मध्य प्रदेश में। तो एकमात्र छावनी जो कि राजस्थान से बाहर थी, तो वो हो जाएगी हमारी नीमच। प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान की 6 छावनियाँ थी, तो उनमें से एकमात्र छावनी कौन सी थी जो राजस्थान से बाहर थी, तो वो हमारी थी नीमच, जो कि कहाँ पर थी, एमपी में। ठीक है, एमपी याद रखिएगा। अच्छा, तीसरे नंबर की है अपनी ब्याह। ब्याह यानी ब्यावर। ब्यावर आप सबने अगर क्लास पढ़ी होगी तो आप सभी को मालूम होगा अच्छे से, मैंने वहाँ पर आपको क्लास में ही ये छावनियों को बहुत ही अच्छी तरीके से रटवा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी दे से आपकी देवली। देवली हो जाएगी, ठीक है, एक देवली। अब ठीक है, तो दे से हो गई आपकी देवली छावनी। अच्छा, देवली छावनी हो गई। अब खन से आपकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी खेरवाड़ छावनी। खेरवाड़ा छावनी। ठीक है, तो खेरवाड़ा छावनी हो गई। तो कितनी हो गई अपनी छावनी, गिनना जरा। छावनी अपनी 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 छावनियाँ थी। तो 1, 2, नीमच 3, ब्यावर 4, देवली 5 और खेरवाड़ा आपकी 6 छावनियाँ हो गई। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ए नन्नी ब्याह देखन चली, ए नन्नी ब्याह देखन चली, इतना आपको याद रखना है बस। ए नन्नी ब्याह देखन चली, और आपका प्रश्न छावनियों से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसी बात पे लाइक शेयर जरूर ठोक दीजिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, अच्छा, आपका एक प्रश्न और बनता है कि जो ये 6 छावनी है हमारी, इनसे एक प्रश्न बनता है कि क्रांति में भाग कौन कौन सी छावनी ने नहीं लिया था। तो आपके क्रांति में भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था, तो ये हो जाएगी अपनी, एक तो अपनी हो जाएगी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा खेरवाड़ा छावनी जो है, इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। और एक हो जाएगी अपनी, कौन सी हो जाएगी बताओ, 2 छावनी थी जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। पहली हो जाएगी आपके खेरवाड़ा, दूसरी कौन सी हो जाएगी आपके, दूसरी हो जाएगी अपने ब्यावर। क्योंकि ब्यावर कहाँ गया था, ब्याह देखन चली। तो ब्याह में गई है तो भाई देख क्रांति में कहाँ आएगी। तो ठीक है, तो ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनी थी जो कि क्रांति में शामिल नहीं हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको बता दिया 6 छावनियाँ थी। ठीक है, ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनियाँ कितनी थी, 6 छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय खेरवाड़ा उदयपुर, नसीराबाद अजमेर, ब्यावर नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, एरनपुर पाली नामक स्थान पर सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वें नंबर का कि मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति के जनक कौन थे। तो मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति के जनक थे हमारे जयनारायण व्यास जी। ठीक है, जयनारायण व्यास जी हमारे जनजागृति के जनक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश था। तो अजमेर जो है हमारा एकीकरण से पहले संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जैन वर्धमान
जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया था? तो जैन वर्धमान विद्यालय का गठन आपके अर्जुन लाल सेठी जी करते हैं। और कहाँ करते हैं? जयपुर में करते हैं। जयपुर में किस वक्त करते हैं? तो 1907 ईस्वी में आपके जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किया अर्जुन लाल सेठी जी ने जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाणों ठिकानों में से एक नहीं था? तो शेखावटी के जो पंचपाणे ठिकाने थे उनमें से एक नहीं था। तो उनमें से आपका श्री माधोपुर जो है शेखावटी का पंचपाणे के ठिकानों में नहीं था। बाकी आपके बिसाऊ, डूनलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़ पंचपाणे कहलाते थे। शेखावटी की प्रमुख जागीरें थी। शेखावटी की प्रमुख जागीरें थी ये जो 5 जागीरें हैं आपके सामने, ये जो 5 जागीरें हैं आपके सामने, बिसाऊ, डूनलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़, ये जो है आपके शेखावटी के पंचपाणे कहलाते थे। शेखावटी की जागीरें थी, पंचपाणे इनको कहा गया। 1920 के किसान आंदोलन में कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी महिला राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका नहीं है? तो मांड गायिका नहीं है और है, इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना। प्रश्न को बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नहीं और हाँ में फर्क किए बिना हम प्रश्न को आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो प्रश्न पूछा है कि राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका नहीं है, तो हमारी फल्गुबाई जो है मांड गायिका नहीं है। फल्गुबाई का संबंध हमारे चरी नृत्य से हो जाएगा। तो चरी नृत्य से संबंध फल्गुबाई का हो जाएगा। और अपनी अल्लाह जलाई बाई, बानो बेगम और गबरी देवी, ये जो है हमारी मांड गायिका हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार से है कि निम्न में से वह क्रांतिकारी जो एक श्रेष्ठ कवि व लेखक भी था। निम्न में से वह क्रांतिकारी जो एक श्रेष्ठ और कवि लेखक भी था, तो हमारे केसरी सिंह बारहट जी हो जाएंगे, जो कि एक श्रेष्ठ कवि थे और लेखक भी थे, जिन्होंने आप सभी को पता है चेतावनी राचुंग्या लिखा था। ठीक है, तो और व्याख्या देख ले कि केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राचुंग्या, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र आदि पुस्तकें केसरी सिंह बारहट ने आपके लिखी थी। ठीक है, तो क्रांतिकारी भी रहे और लेखक भी रहे। अच्छा, प्रश्न है असुमिलित युग्म है। असुमिलित है आपको युग्म जो सुमिलित नहीं है यानी गलत को आपको पहचानना है। तो मेवाड़ का मैराथन आप सभी को मालूम है, दिवेर को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। छोटी काशी जिसे कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स जिसे आपके कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा। और आपके ये तीनों तो सही हो जाएंगे। तो आपका खंडहरों वाला नगर कालीबंगा इसमें गलत दे रखा है। खंडहरों वाला नगर आपके भानगढ़ अलवर को कहा जाता है, यानी खंडहरों वाला नगर, क्योंकि भानगढ़ आपके सभी ने देखा हो तो फिलहाल खंडहर हो चुका है। तो खंडहरों वाला नगर अलवर में भानगढ़ स्थित है, उसे कहा जाता है। भानगढ़ फोर्ट है अपना, उसे कहा जाता है, जिसे भूतों वाला फोर्ट भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घोस्ट जो डरावने जो दुर्ग है उनमें आपका भानगढ़ का पहला नाम आएगा। ठीक है, तो ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर कोई तांत्रिक वगैरह हुआ था ऐसा कहानी है। ठीक है, चलिए उसको छोड़ते अपन बढ़ते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न है आपका 18वें नंबर का कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है आपके महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, आप सभी को पता है, इतिहास में हमने पढ़ा है। ठीक है,
चलिए, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। छत्रसाल ने करवाया था। बूंदी के महाराज छत्रसाल द्वारा बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया गया था और यह रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण बूंदी के महाराज छत्रसाल ने करवाया था। बूंदी के महाराज छत्रसाल ने रंग महल बनवाया भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वें नंबर का कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो सही कालक्रम बताने के लिए आपको जो है खानवा का युद्ध दे रखा है, भटनेर का युद्ध दे रखा है। सही कालक्रम बताओ, या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से बनता है, युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब तिथियों के अनुसार इनको आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें खानवा, भटनेर और गिरी सुमेल और हल्दी घाटी का युद्ध दे रखा है। गिरी सुमेल युद्ध आपका 1544 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मालदेव जो है, मालदेव और सेना के बीच में आप सभी को हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मालदेव और सेना के बीच में अविश्वास उत्पन्न हो गया था, तो मालदेव दूर हट गया था। ठीक है, तो इस बार बड़ी कहानी है, लेकिन उसको छोड़ते अपन देखते आंसर है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बी, ए, सी और डी। तो बी आपका भटनेर युद्ध हो जाएगा। ए आपका खानवा, तो पहले आपका भटनेर युद्ध होता है, फिर खानवा का युद्ध होता है, फिर आपका गिरी सुमेल और उसके बाद में आपका हल्दी घाटी युद्ध। तो ये आपके भटनेर युद्ध होता है आपका 1398 ईस्वी में। खानवा का युद्ध होता है आपका 17 मार्च 1527 को, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना था। तो 1398 में भटनेर युद्ध होता है, 1527 को आपके खानवा का युद्ध है, और 1544 में आपका गिरी सुमेल, और 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की उम्मीद बनती है। वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो वागड़ के गांधी आपके डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। आपके वागड़ का गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे, जो कि कौन थे ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए बताइए जरा, अभी कमेंट कीजिए कि वागड़ के गांधी किसको कहा जाता था, कौन थे हमारे वागड़ के गांधी। ठीक है, चलिए बताते हैं। आपने कमेंट कर दी, अच्छी बात है। हमारे हो गए भोगी, भोगी, चलिए बोलिए आगे। भोगी लाल, भोगी लाल, भोगी लाल के आगे क्या लगता है? पांड्या, पांड्या। ठीक है, तो बागड़ के गांधी थे हमारे भोगीलाल पांड्या जी, जिन्होंने जीवन भर डूंगरपुर में हर तरीके से सेवाएं दी थी। ठीक है, चलिए, अच्छा डिटेल भी है ना, तो डिटेल देख लेते हैं कि भोगीलाल पांड्या का जन्म होता है आपके 13 नवंबर 1904 में सीमलवाड़ा डूंगरपुर में जन्म होता है। ठीक है, सीमलवाड़ा का गांव है डूंगरपुर जिले में, वहाँ पर भोगीलाल पांड्या का जन्म होता है 1904 में 13 नवंबर को। इन्होंने डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार हेतु बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। बागड़ सेवा मंदिर की भी स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 खंभों की छतरी कहाँ पर देखी जाती है, कहाँ पर बनी हुई है? तो अलवर में बनी हुई है। आपके अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा मूसी रानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी बनवाई थी, निर्मित की थी। तो 80 खंभों की छतरी पूछ ले आपसे, या फिर मूसी रानी की छतरी पूछ ले आपसे, तो दोनों याद रखिएगा, एक ही प्रश्न है, अलवर आपको जवाब देना है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण आपके महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? अच्छा, दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपके एमपी में स्थित है। तो दुर्गादास की छतरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहाँ इनकी मृत्यु 22 नवंबर 1718 में हुई थी। तो दुर्गादास राठौड़ जी की मृत्यु होती है 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर इनकी छतरी बनी हुई है। उज्जैन कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। तो एमपी की जगह आपको उज्जैन भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा। या फिर आपसे प्रश्न डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे जो है दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। तो ऑप्शन में आपको 4 नदियाँ दे देगा, तो क्षिप्रा नदी आपको याद रखना है। उज्जैन, क्षिप्रा, मध्य प्रदेश, दुर्गादास राठौड़ की छतरी। मृत्यु कब हुई?
22 नवंबर 1718 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24वें नंबर का कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली स्थित कहाँ पर है। झाला की हवेली कहाँ पर स्थित है जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो झाला की हवेली आपके कोटा में स्थित है। झाला की हवेली जालिम सिंह द्वारा यह हवेली विशेष रूप से आखेट चित्रों के लिए जानी जाती है, तो कोटा में स्थित है। कोटा आप सभी को मालूम है कि हाड़ौती जो क्षेत्र है अपना, वो आखेट क्षेत्र आता है। वहाँ पर जो है मैदान बहुत अच्छा है, तो मतलब एक प्रकार से आखेट क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ज़्यादा डीपली अपन को हर चीज़ में नहीं घुसना है, ठीक है, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आप सभी देख रहे हैं कि शायद आधा घंटा हो चुका है अपने को, और प्रश्न हुए अपने टोटल 25 पे पहुँचे अपन, और अपने को करने हैं 150 प्रश्न, तो टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अपन प्रश्नों को ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी करवा दिया, जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से पढ़ेंगे कि दोबारा प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, देखते ही याद आ जाए, साथ में याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वह झील जो राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है, तो नंदन कानन आपके सिलीसैट झील को कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है सिलीसैट झील, जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। गलत युग्म आपको पहचानना है, तो गलत युग्म आपको पहचानना है। रानी जी की बावड़ी आप सभी को पता है बूंदी में है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में, हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। आपके जीण माता हर्षनाथ की बहन जीण माता का मंदिर भी आपके सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर हो जाएगा। और चांद बावड़ी आपके दौसा में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, चांद बावड़ी से प्रश्न बन चुका है कई बार, ठीक है। गलत हो जाएगा आपका मंदाकिनी की बावड़ी। मंदाकिनी बावड़ी जो है आपके अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, तो मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पर है? आपके अचलगढ़ में, अचलगढ़ में सिरोही में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर है 27वां प्रश्न कि किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत है। तो निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत है आपके सावन सिंह के दरबार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28वां आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? तो आपके जयपुर शैली की जो है आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की जो परंपरा है वो आपके जयपुर की देन है। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के शासनकाल में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। ईश्वरी सिंह आप सभी को पता होना चाहिए, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। आप हिस्ट्री की बुक क्लास जाकर देखना, पूरे राजवंशों को आपको बताया हुआ है। कछवाहा राजवंश की क्लास है अपनी, लगभग वो भी 1 घंटे की, जिसमें संपूर्ण कछवाहा राजवंश को करवाया हुआ बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ईश्वरी सिंह अपना आप सभी को जिसने क्लास देखी है उसको मालूम होगा कि वही है जो ईसर लाट से कूद कर सुसाइड करता है। सुसाइड करता है। क्यों करता है सुसाइड? क्योंकि मराठों का इस पर दबाव बनता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। बाकी हिस्ट्री को आप हिस्ट्री की क्लास में जाकर देखिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 29 कि विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कुंदन कला, आपके जयपुर की हो जाएगी, सही से मेल खाता है। बाकी आपका थेवा कला कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी प्रतापगढ़ की हो जाएगी।
जो कि जोधपुर की दे रखी है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ की हो जाएगी थेवा कला। उस्ता कला आपके ऊँट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है, बीकानेर की हो जाएगी उस्ता कला। और कुंदन कला आपके जयपुर की सही है। और जस्ता की बोतल बादला, जस्ता की बादला यानी बोतल, बोतलों पर क्या करते हैं, बोतलों पर जो कपड़ा लगा देते हैं, आप सभी ने देखा होगा गाँवों में कि बोतल के ऊपर कपड़ा सिल दिया जाता है, जिससे क्या है बोतल को बाहर रख देते हैं हवा में तो वो ठंडी हो जाती है ना। पानी को ठंडा रखने के लिए बोतल पर कपड़ा लगा दिया जाता है, उसी को हम जस्ता की बादला कहते हैं, बादला कहते हैं। जस्ता की बादला पूछ सकता है या फिर बादला कैसे पूछ सकता है। कई बार बना है ये प्रश्न कि निम्न में से बादला क्या है, तो बादला जस्ते को कहा जाता है। कहाँ पर उपयोग में होता है, तो ये आपके जोधपुर में होता है, अपने मारवाड़ साइड। ठीक है, मारवाड़ साइड आप गए हो तो आपको गडरी अगर मिले हो तो उनके पास भेड़ चराने वाले, उनके पास आपको ज़रूर मिलेगी जस्ता की बोतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन रहे। तो हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार आपके सारंगधर हो जाएंगे। सारंगधर ने हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है 31 आपके सामने कि ऐसे मिलित युग्म पहचानना है, यानी गलत को आपको पहचानना है जो सुमिलित नहीं है। तो आपके कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमीर रासो जोधराज राइट हो जाएगा। और पृथ्वीराज विजय आपके जयानक सही हो जाएगा। और खुमान रासो आपके गलत हो जाएगा। खुमान रासो की जो रचना की थी दलपत विजय ने की थी। किसने की थी खुमान रासो की, तो दलपत विजय आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता, आप सभी को इस प्रश्न को तो आना ही चाहिए। पाबू जी को प्लेग रक्षक और ऊँटों का देवता कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कहा जाए कि ऊँटों को लाने का जो श्रेय जाता है वो आपके पाबू जी को ही जाता है। ठीक है, बाकी लोक देवताओं वाली क्लास में हम आपको अच्छे से बताएंगे आगे। ठीक है, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल आपके रैण नागौर में हो जाएगा। और रामस्नेही संप्रदाय में श्रद्धा रखने वाले संत दरियाब जी ने इसकी स्थापना रैण नागौर में की थी। तो रामस्नेही संप्रदाय में जो श्रद्धा रखते थे संत दरियाब जी ने दरिया पंथ की स्थापना करी। कहाँ पर करी, तो ये आपके नागौर में करी। नागौर में कौन सी जगह, तो रैण नामक स्थान पर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, तो आदिवासियों में लीला मोरिया जो है आपके विवाह से संबंधित हो जाएगा, विवाह से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, विवाह से संबंधित, विवाह के टाइम पे मोरिया बनाए जाते हैं, लीला मोरिया बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका सम्मिलित करना। आपको आभूषण और शरीर के अंग के आभूषण आपको दे रखे, तो इसको आपके सम्मिलित आपको करना है। चलिए तो करते हैं सम्मिलित। सिर में आपके सिर का हो जाएगा आपका मेमद। और गला का हो जाएगा आपका हंसली गले में पहनी जाती है। और कमर का आपका हो जाएगा कणकती से कमर, कैसे कमर और कैसे कणकती। और नेक्स्ट आपका पैर बचा, तो पैरों में रिमझोल पहना जाता है। पैरों में क्या पहना जाता है, आपके रिमझोल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो घोटिया अम्बा का मेला आपके बांसवाड़ा जिले में है। और घोटिया अम्बा का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ इसे कहते हैं। और आदिवासियों का पहला कुंभ किसे कहते हैं, तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ तो आपके घोटिया अम्बा का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में, इसे दूसरा कुंभ कहा जाता है। लेकिन अब आपसे प्रश्न बनता है कि पहला कुंभ आदिवासियों का कुंभ ओनली सिर्फ आपसे पूछा जाए, दूसरा शब्द को हटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं,
तो आपका आंसर क्या रहेगा, कमेंट बताइए, कमेंट करिए। अभी आपको कमेंट करना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपका 5 सेकंड के लिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप अपनी कमेंट दीजिए कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो कर दी आपने कमेंट। अब हमारा आंसर सुनिए कि घोटिया अम्बा का मेला आपका बांसवाड़ा में, जो कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ हो जाएगा, और आदिवासियों का पहला कुंभ आपका, यानी पहला कुंभ यानी ओनली पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का कुंभ, तो आपका बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर जो मेला है, बेणेश्वर मेला लगता है आपके माघ शुक्ला पूर्णिमा को लगता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ पर है आपके, यहीं आपके बांसवाड़ा ज़िले में। बांसवाड़ा में आपके इससे प्रश्न ये भी बन सकता है कि कहाँ जो नदी, कौन कौन सी नदियों पर लगता है, तो ये आपके लगता है आपके त्रिवेणी संगम बनता है बांसवाड़ा में आपके, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी का हो जाएगा, त्रिवेणी संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम हो जाएगा आपकी सोम प्लस माही प्लस आपकी जाखम, सोम, माही और जाखम नदी, इन तीनों नदियों का एक जगह मिलान होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। बेणेश्वर धाम जिसे कहते हैं, बेणेश्वर मेला लगता है, माघ शुक्ला पूर्णिमा को लगता है, और इन तीनों का जो संगम है इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोनों को, आदिवासियों का कुंभ और आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं। तो दूसरा कुंभ आपका घोटिया अम्बा मेला, वही बांसवाड़ा में, और पहला कुंभ यानी कि कुंभ ओनली पूछा जाए तो आपका बेणेश्वर धाम मेला, ठीक है। त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम। चलिए नेक्स्ट है, कामण गीत गाए जाते हैं। तो कामण गीत कब गाए जाते हैं, तो कामण गीत आपके वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीतों का आयोजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो आपके गैर नृत्य जो है होली पर किया जाता है भीलों द्वारा। गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा, ठीक है। तो भील पुरुष करते हैं, होली के टाइम पर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 39वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए कि मुँह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपका रवाज जो है मुँह से नहीं बजाया जाता, ठीक है, ये उंगलियों से बजाया जाता है। अलगोजा, मशक और सतारा ये मुँह से बजाए जाते हैं, ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप सभी को पता है, जो जयपुर में रहा है, तो मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनती है। भाई साहब पतंगे आपको देखने को मिलेगी जयपुर में, ज़रूर जाइएगा। मकर संक्रांति का उत्सव आपके जयपुर में मनाया जाता है, तथा फरवरी माह में जैसलमेर में भी आयोजन किया जाता है। तो आपके मकर संक्रांति के दिन तो पतंग महोत्सव आपका जयपुर में, और फरवरी माह में आपके जैसलमेर में भी मनाया जाता है, लेकिन जयपुर में मज़ा आता है क्योंकि मैं गया हूँ, ठीक है। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है। तो थेवा कला ऐसी कहते हैं इसे, कांच के बीच में सोने का जो बारीक काम किया जाता है इसमें, उसे थेवा कला कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कहाँ के महाराजा ने 1857 क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी थी। तो ये हो जाएगी हमारे बीकानेर के राजा ने, राजा हुए थे हमारे सरदार सिंह, बीकानेर के हुए थे सरदार सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तो सरदार सिंह ने क्या किया कि 1857 क्रांति थी, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों का साथ दिया, और इसने पंजाब में जाकर, यानी
राज्य से बाहर अपनी सेनाएं भेजी 57 की क्रांति को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो ढाई साके के लिए आपका जैसलमेर दुर्ग प्रसिद्ध है। ठीक है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अजरक प्रिंट आपके बालोतरा की प्रसिद्ध है। अच्छा, बालोतरा किस जिले से अलग हुआ है आप सभी को पता होना चाहिए, तो लिख दीजिए कमेंट में बाड़मेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कूद नृत्य किस जनजाति का है। तो कूद नृत्य आपका गरासिया जनजाति का हो जाएगा। अभी हमने जो भीलों का नृत्य पढ़ा था वो होली पर किया जाता है आपका गैर। ठीक है, कहाँ पढ़ा था हमने, इधर पढ़ा था। ठीक है, गैर नृत्य यहाँ पर पढ़ा था, जिसे भील जाति करती है, भील जाति के पुरुष करते हैं और होली के टाइम पर करते हैं। तो आपका इधर हो जाएगा कूद नृत्य गरासिया जनजाति का। ठीक है, गरासिया स्त्रियां और पुरुष दोनों पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। तो प्रश्न आपको यहाँ से भी बन सकता है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त, कि प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, तो आपको नृत्य का याद रखना है कूद नृत्य, जो कि ग्रासीय जनजाति करती है, बिना वाद्य यंत्र के करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपकी धारा 6 हो जाएगी। इसके अधिकार से आप राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा व्याख्या देख लेते हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 यानी खंड 6 के अनुसार अनुच्छेद 153 में संशोधन कर एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति यानी कि दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल आपके बनाया जा सकता है। ठीक है, थार का घड़ा कहाँ जाता है, अब आपको बताना है कि थार का घड़ा। तो ये प्रश्न तो एग्जामिनर का कई बार इम्पोर्टेंट रहा है, पूछा जा चुका है हमेशा ही। चांदन नलकूप को कहा जाता है, चांदन गाँव है जैसलमेर में, मीठे जल के स्रोत के रूप में चांदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48वां कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में आपके 550 किलोमीटर है। ठीक है, अरावली की कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए तो 692 किलोमीटर है और राजस्थान में आपके 550। औसत ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 930 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो आपके 56 का मैदान आपके दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भाग में स्थित है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर की साइड जो मैदान है, सलुम्बर। ठीक है, प्रतापगढ़, तो इधर आपका 56 का मैदान आता है। ठीक है, चलिए हाँ, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में स्थित 56 गांवों 56 नदी नालों के समूह को कहते हैं। माही नदी का बेसन क्षेत्र है यहाँ पर, जिसे हम 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अरावली के दक्षिण भाग में निम्न में से कौन सी चोटी है। तो अरावली के दक्षिण भाग में आपकी डोरा की चोटी है। दक्षिणी अरावली में जालौर स्थित डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर है। 869 मीटर आपकी डोरा पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 51 कि राजस्थान में डैश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु के विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर वाला भाग और उत्तर पूर्व यानी इधर वाला भाग। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, हाँ ये राजस्थान है आपका, मान लीजिए। तो आपका जो दक्षिण पश्चिम ये वाला जो भाग है इधर, ये वाला दक्षिण पश्चिम वाला जो भाग है ये आपका हो जाएगा आपका, और इधर से आपके उत्तर पूर्व तक, उत्तर
पूरब तक आपके जलवायु विभाजन के रूप में आपकी कौन सी पर्वतमाला काम करती है? तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर आपके जाती है आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला है ना, तो बीच में होकर जा रही है, यानी कि 2 भागों में विभाजित कर रही है जलवायु को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर नाकोड़ा पर्वत को लेकर। तो नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत को आपके 56 की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और 56 का मैदान मैंने आपको बताया था, 56 का मैदान आपके प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा प्लस आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो माही नदी, ये जो आपकी माही नदी है, माही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, माही नदी का बेसिन क्षेत्र आपके क्या कहलाता है? 56 का मैदान, ठीक है। और 56 की पहाड़ी आपके हो जाएगी नाकोड़ा पर्वत को कहा जाता है। यह कहाँ पर है? तो बालोतरा जिले में आपके नाकोड़ा पर्वत है स्थित है। ये जैन मंदिर व भैरव जी का मंदिर है यहाँ पर, और जिसे हाथ का हुजूर भी कहा जाता है। तो हाथ का हुजूर कहा जाता है आपके जैन मंदिर और भैरव मंदिर जी को, जो स्थान है बालोतरा में आपका नाकोड़ा पर्वत है, इसे हाथ का हुजूर कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में। तो याद रखिएगा कि 56 की अगर पहाड़ियाँ आपसे पूछी जाए तो 56 की पहाड़ियाँ आपको बालोतरा ज़िले में मिलेगी। नाकोड़ा पर्वत जिसे हम कहते हैं वो आपको बालोतरा में। और 56 का मैदान अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है 56 का मैदान आपको माही नदी का बेसिन क्षेत्र याद रखना है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई यानी मीटर में सुमेलित नहीं है? तो आपके सुमेलित नहीं है जरगा की आपके 1431 है, जबकि यहाँ दे रखा है आपके 1498, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका अचलगढ़ की 1380 है, आपकी शेर की 1597 और रघुनाथगढ़ की 1055 है, ठीक है। चलिए राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार आपके उड़िया का पठार हो जाएगा। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर से। ऊंचाई है 1360 मीटर ऊंचा, आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, आबू पर्वत से, ठीक है। तो हमारा जो सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचाई हो जाएगी इसकी, और कहाँ पर है? तो गुरु शिखर से ठीक नीचे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 55, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिणी जो पश्चिमी जो मानसून होता है वो जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर होता है, जो कि आपके अभी फ़िलहाल में दक्षिणी मानसून ही चल रहा है, आपके सितंबर चल रहा है ना, अगस्त चल रहा है। तो जून से सितंबर अगस्त आधा हुआ, तो अभी तक आपका यही चल रहा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका चल रहा है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान का आकार है। तो राजस्थान का आकार सभी को पता है आपको, विषम कोणीय चतुर्भुज है। विषम कोणीय चतुर्भुज है, या फिर हम कहीं पतंग के समान है, पतंगाकार है। सर्वप्रथम प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने बताया था। तो किसने बताया था? सर्वप्रथम टी.एच. हेंडले ने बताया कि राजस्थान का जो आकार है वो आपके पतंगाकार है, पतंगाकार है। जैसा कि मैंने अभी आपको राजस्थान का जो मैप बना के बताया था, इस प्रकार से बताया था, है ना। तो ये एक प्रकार से पतंगाकार हो गए, इसीलिए बनाया जाता है, ठीक है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर का, कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान प्रथम हो जाएगा, प्रथम स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम है
3,42,239.74 किलोमीटर है, जो भारत का क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको क्लास दूंगा, ज़रूर दूंगा। जब हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो सबसे पहले हम राजस्थान के शुरुआत करेंगे, तो वो आपको एक कहानी बताएंगे। कहानी होगी चौथी बाई 39 की। एक महिला होती है चौथी बाई 39 नाम की, ठीक है, जो कि 10 बाई 41 के मकान में रहती है। इस प्रकार से आपको कहानी के तौर पे एक क्लास मैं जल्दी दूंगा, ठीक है। चौथी बाई 39 का मतलब आप समझ रहे हैं। चौथी से हो जाएगा आपका 34, बाई से हो जाएगा आपका 22, 39 से हो जाएगा आपका 39। तो 34, 22, 39 यानी कि चौथी बाई 39 नाम की महिला किस मकान में रहती थी? 10 बाई 41 यानी 10.41% जो है भारत के क्षेत्रफल का है, ठीक है। इसी प्रकार उसके बेटे और उसका एक बेटा जो है, उसके पास कुल संपत्ति 5,920 हो जाएगी। 5,920 थी, जो 1,070 रुपये लेके पाकिस्तान अलग होता है। इस प्रकार से हमारी कहानी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। चलिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको कहानी बताए, क्योंकि क्लास अपनी टेस्ट की है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो अपने अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वो क्लास आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर का आपकी स्क्रीन पर, इस प्रकार से कि निम्न में से कौन से राज्यपाल भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो एयर चीफ मार्शल आपके सुखदेव प्रसाद जी रह चुके हैं। ओम प्रकाश मेहरा भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके और इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है, ठीक है। चलिए, ओम प्रकाश नहीं हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, हाँ सॉरी, ओपी मेहरा यानी कि ओम प्रकाश मेहरा आपके, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये ऑप्शन आपको गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट 4। चलिए, नेक्स्ट है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को मालूम है, थार कहा जाता है, थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, ठीक। चलिए, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो आपके पश्चिमी राजस्थान में आपके बरखान और परवलई जो है बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और सीफ, पवन, विमुख रेखी आदि अंधेर व बरखान, परवलई, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी है, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में सुम जुताई का गुण पाया जाता है? तो काली मिट्टी में सुम जुताई का गुण पाया जाता है। किस प्रकार पाया जाता है, तो ऊपर व्याख्या अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, अपने कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ क्षेत्र में। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। सूखने पर आप देखिएगा, काली मिट्टी जब सूखती है तो उस पर दरारें पड़ जाती हैं, तो इसीलिए पड़ती है, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। और यह मिट्टी बहुत ही उत्पादक है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में गंधक व लोहे की मात्रा अधिक होती है। तो गंधक और लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग की मृदाएं आपके झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा, ये तो आपका हो गया हाड़ौती वाला क्षेत्र, जो कि इसी के लिए है। और आपके सवाई माधोपुर में भी पाई जाती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में भी आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लीलड़ी, मीठड़ी, पांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके लूनी नदी की सहायक नदी है। लीलड़ी, मीठड़ी, पांडी, सूकड़ी लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी कि अरब सागर या अफवाह तंत्र की लूनी नदी की सहायक नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ। उद्गम स्थल से क्रम से लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली है और गुहिया, बांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, चौवाई, खारी एवं सागी, सागी जो है सबसे अंत में मिलने वाली है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि एक तो सबसे अंत में आपके सागी, सागी सबसे अंत, और
लीलड़ी, लीलड़ी आपके सबसे पहले मिलने वाली लीलड़ी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी लीलड़ी आती है और अंत में सबसे अंत में आपकी सागी नदी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके 63 नंबर 63 कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो आपके खड़ीन हो जाएगा। खड़ीन खेती आप सभी को मालूम है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जैसलमेर में की जाती है। और इन्हीं से एक प्रश्न बनता है कि पालीवाल ब्राह्मणों की हवेली कहाँ पर है? तो आपको ये भी आपके जैसलमेर में ही है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी कि जैसलमेर जिले के खड़ीन यानी मूलतः जैसलमेर के कृषक ब्राह्मण पालीवालों द्वारा विकसित वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए अपनाया जाने वाला तरीका सिंचाई का अच्छा साधन है। जैसलमेर के उत्तर में स्थित बड़ी संख्या में प्लाया झीलें जिन्हें खड़ीन कहा जाता है, प्लाया झीलें बनी हुई है जिन्हें खड़ीन कहा जाता है। इनसे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। चलिए कुछ मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथमेटिक्स को हम स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप क्यों करेंगे मेरे भाई? इसमें टाइम लगेगा प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो मैथ के आपको क्या है खुद से ही करने होंगे। मैथ की प्रैक्टिस आप खुद से करिए, बाकी मैथ के अलावा सारा कवर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए 81 नंबर प्रश्न पर सीधा। ठीक है, चलिए 81 प्रश्न है आपके सामने कि दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दिल का दौरा क्यों पड़ता है। तो ये हृदय में रक्त की आपूर्ति में जब कमी आती है, रक्त की आपूर्ति नहीं होती, तब आपके दिल का दौरा पड़ता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुँचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुँचने की वजह से दिल का दौरा आपके पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य जो है तृतीय उपभोक्ता होता है, ना कि प्राथमिक। तृतीय उपभोक्ता होता है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता होता है, वो भी तीसरे नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में यदि सभी उत्पादकों को मार दे तो क्या होगा? केवल मांसाहारी समाप्त हो जाएंगे या फिर केवल शाकाहारी समाप्त हो जाएंगे? नहीं साहब, सभी उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे। यदि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी उत्पादकों को मार दोगे तो सभी उपभोक्ता खत्म हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका रक्तदान द्वारा टाइफाइड जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया, हेपेटाइटिस, HIV ये सभी रक्तदान के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है, मलेरिया में आपके मच्छरों के द्वारा तो वो एक काट के दूसरी जगह आते तो वो रक्त का ही तो होता है उसमें यूज। ठीक है, तो टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। रक्तदान द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिकिलिस इत्यादि। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। अब देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई कि अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों के अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं कहाँ स्थित है? तो ये आपके अहमदाबाद में हो जाएगी। अहमदाबाद में आपके भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हो जाएगी। भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग द्वारा समर्पित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय संस्थान है। वर्ष 1947 में स्थापित हुई। यह प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 86 आपके सामने इस प्रकार है। चलिए प्रश्न नंबर 86 है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो आपके शीशा के कारण जहर फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेकेलाइट, फोमेनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? तो ये आपके फार्मेली
फॉर्मेल्डिहाइड का समूहक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। तो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आपका भोजन पकाया हुआ है तो उसमें जो है बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण नहीं हो सकता। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पन्न होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपके खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है 90वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिवसीय प्रवाह को दर्शाता है। तो एक दिवसीय प्रभाव को आपका ऊर्जा दर्शाता है। ठीक है, चलिए 91 प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से कि गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है, तो गेहूं का धब्बा एस्टिलेगोट्रिटिसी के कारण होता है। तो एस्टिलेगोट्रिटिसी एक पादप रोगाणु जो गेहूं के धब्बे का कारण बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, गेहूं के धब्बे का कारण एस्टिलेगोट्रिटिसी हो जाएगा। सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। सीएनजी का आपका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, याद रखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु फसलों के लिए हानिकारक है। तो आपके टिड्डा जो है, टिड्डे आपकी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये फसलों को चट कर जाते हैं, यानी साफ कर जाते हैं, भोजन कर लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो द्वितीय हरित क्रांति आपके जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है। अच्छा, क्लोरोप्रीन किस बहुलक का एकलक है। तो क्लोरोप्रीन आपके नियोप्रीन का एकलक है। क्लोरोप्रीन आपके नियोप्रीन का एकलक है। तो याद रखिएगा, इसे समझ आना चाहिए आपको कि क्लोरोप्रीन प्रीन हो गई एक। ठीक है, चलिए 96 है आपके सामने, ऑक्सीकरण व अपचयन नहीं दर्शाने वाली अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं दर्शाने वाले आपके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है, तो उत्पादकता का सीमा कारक आपके प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोसेल में जो प्रकाश को ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए 99 प्रश्न पे पहुंच चुके हैं अपन। तो प्रश्न नंबर 99 क्या कहता है कि नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को जारी की गई 2022-23 की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना है। तो राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत आपको 10.77% देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है 100वां प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आपके मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी, मैंने आपको करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट्स वीडियो दिए थे उनमें आपको इनके बारे में बताया था, जिक्र किया था अच्छे से। ठीक है ना, तो इनका प्रश्न भी बना है, मैंने वहाँ पर भी कहा है कि प्रश्न बनेगा। तो आप डेली करंट अफेयर्स की आप क्लास देखते हैं या नहीं, देखा करिए। शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स दिया जाता है, जिसमें बाय डेट आपको दिया जाता है। जैसे आज 12 अगस्त का आपको मिला है, 13 अगस्त को मिलेगा, 14, 15 हर दिन, मतलब जुलाई से, उसके बाद में आपको 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक की पूरी संपूर्ण करंट अफेयर्स मिल चुकी है। मतलब आप देखिएगा, जिसमें आपको मंथली अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाना जिसमें आपको मंथली करंट मिल जाएगी, मंथली, जिसमें आपके जुलाई से और पूरे जुलाई महीने की डेली के करंट अफेयर्स। ठीक है, डेली के जो अपन डालते हैं शॉर्ट्स को, उनको एक जगह तरीके से सुव्यवस्थित करके आपको सामने पेश किया है, तो उनको पढ़िएगा। और डेली की जो शॉर्ट्स वीडियो हम देते हैं उनको ज़रूर देखिएगा, उनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तभी आपको बहुत जो है एक
एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको दिया जाता है कि एग्ज़ाम में बनने की जिसकी उम्मीद रहती है, यानी ऐसे तो होने को तो करंट अफेयर्स के आपके डेली के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट ही दिए जाते हैं। तो विजिट कीजिए चैनल पर और सभी प्लेलिस्टों को देखो, उनमें क्या क्या आपके काम की चीज़ें मिलती हैं आपको ज़रूर जाइए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये आपके भाजपा सरकार बनी थी, आप सभी को मालूम है। 102 नंबर अब है कि 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला विधायक बनी? तो आपकी 20 महिला जो है विधायक बनी 16वीं विधानसभा 2023 में। महिला विधायकों की संख्या 20 है, जिसमें 11 सामान्य, 7 SC और 2 ST की महिला शामिल है। प्रश्न नंबर 103 हो जाएगा आपके सामने कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को किस परिवर्तन के रूप में शुरू किया जाएगा? तो ये आपके हो जाएगा कि रसोई गैस सब्सिडी योजना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी दी जाती है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित BPL परिवारों को मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। वैसे मैं फ़िलहाल आपको बता दूं कि आपके 832 रुपये में सिलेंडर पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी सब्सिडी मिलती है, कभी आती है कभी नहीं आती, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद लेकर आया हूँ कल ही सिलेंडर, है ना, इंडेन का लेकर आया। तो 832 रुपये आपको एजेंसी पर देने होते हैं। चलिए, लाभार्थी को विकसित भारत यात्रा शिविरों में पंजीयन करवाना होगा, तो ये तीनों ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है कि किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर में 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया जाता रहा है? तो सांस अभियान तो आप सभी को पता होना चाहिए, निमोनिया से चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो आप सभी को मालूम है उप मुख्यमंत्री आपके दिया कुमारी जी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ये बनता है प्रश्न, अब आती है अपनी पशुपालन पार्ट बी वाले प्रश्न, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, विश्व की प्रथम IVF पद्धति से तैयार भैंस की नस्ल है? तो मैंने आपको नस्लों को पढ़ाया है, तो वो ज़रूर देखिएगा, और उसमें आपको बताया है अच्छे से कि प्रथम IVF पद्धति से जो तैयार की गई भैंस की प्रथम नस्ल है, उसका नाम भी प्रथम ही रखा गया। तो प्रथम, ठीक है, प्रथम IVF भैंस की नस्ल। ठीक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG कहाँ स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा मखदूम में। ठीक है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG कहाँ स्थित है? मखदूम शायद आपके यूपी में है, कंफर्म नहीं है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप, है ना। और इसकी स्थापना, हाँ ये मुझे पता है, स्थापना हुई थी 1979 में, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1979 में CIRG की स्थापना होती है मखदूम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोमंती पशुओं के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो रूमेन जो है सबसे बड़ा हिस्सा होता है रोमंती पशुओं के पेट का। राजस्थान पशु गणना कौन करवाता है? तो राजस्थान में आपके पशु गणना राजस्व विभाग करवाता है, हर 5 साल में करवाता है, हर 5 ईयर में होता है, हर 5 ईयर में आपके राजस्व विभाग पशु गणना करवाता है। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुर्गियों में बधियाकरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो मुर्गियों में बधियाकरण की जो क्रिया है वो कैपोनाइजेशन कहलाती है। आप मुर्गियों में पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले पक्षियों में बधियाकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो उसे कैपोनाइजेशन कहते हैं। बधियाकृत जो मुर्गा होता है वो कैपन कहलाता है। ठीक है, और बधियाकरण में मुर्गे में डाई इथाइल स्टील वेस्ट हार्मोन का उपयोग करते हैं। मुर्गी के प्रसव क्रिया मैटिंग कहलाती है। मुर्गी की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? मैटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपके दुग्ध दोहन कम करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा?
तो दुग्ध दोहन आपका एड्रीनलिन हार्मोन कम करता है। एड्रीनलिन हार्मोन आपका दुग्ध कम करता है, तो एड्रीनलिन हार्मोन कभी मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर 112वां प्रश्न, जो कि ये है कि निम्न में से किस यंत्र का उपयोग बधियाकरण में किया जाता है। तो बधियाकरण में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है आपके, तो वर्डिजो कास्ट्रेटर का उपयोग बधियाकरण में किया जाता है। वर्डिजो कास्ट्रेटर का उपयोग बधियाकरण में किया जाता है। वर्डिजो कास्ट्रेटर को ब्लडलेस मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्लडलेस मेथड भी कहते हैं। यह बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि होती है, ब्लडलेस मेथड, या फिर आप कहें वर्डिजो कास्ट्रेटर। जब अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो अंडे में प्रोटीन की मात्रा 11.8% होती है, याद रखिएगा 11.8 होती है, 11.8%, ठीक है। सुअर का गर्भकाल कितना होता है, सो सुअर का गर्भकाल होता है आपके 114 दिन, और 310 दिन आपका हो जाएगा 310 दिन आपका हो जाएगा भैंस का, ठीक है। 151 दिन आपका बकरी का हो जाएगा, बकरी, और 282 दिन आपका गाय का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको ज़रूर। अच्छा, भारत में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो सीधी सी बात है, राजस्थान में पाए जाएंगे। ऊँटों को लाने का श्रेय किसको जाता है, बताइए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद करिए, इसी टेस्ट में मैंने आपको बताया है। तो राजस्थान सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है, चलिए बताइए, कमेंट में लिखिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी कमेंट का, लिखिए। चलिए, पाबूजी महाराज, ठीक है। पंचपीरों को जानते हैं ना आप, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया में जी, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जी, ठीक है। जब 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सर्वाधिक कमी किस पशु में हुई थी, तो राजस्थान में सर्वाधिक कमी आपके ऊँटों में हुई थी। 20वीं पशु गणना में ऊँटों में देखने को मिली है। और साधारणतः गाय के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो गाय के दुग्ध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.028 से 1.0330, या फिर आपका 1.028 से 1.030 तक होता है। अच्छा, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, पीलापन किसके कारण होता है आपके, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध में पीलापन आपको देखने को मिलता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। जो जलेबी आकार के सींग एवं काला स्याह रंग किस नस्ल की पहचान है, तो जलेबी आकार के सींग, इस प्रकार से सींग आपको देखने को मिलते हैं कौन सी नस्ल में, ठीक है, कौन सी नस्ल में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के सींग, और जिसका रंग होता है काला, तो वो हो जाएगी हमारी मुर्रा स्याही से भी काली होती है, ठीक है। तो मुर्रा भैंस जलेबी के आकार की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 120वें नंबर का, कि भेड़ यानी नर में शीशन के चारों तरफ के जो ऊन काटी जाती है उनका काटना क्या कहलाता है, तो भेड़, या फिर हम कहें शीशन, यानी कि नर भेड़ में शीशन के चारों तरफ से आपके जो ऊन काटते हैं उसे हम कहते हैं रिंगिंग कहा जाता है उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बकरी के दूध में बदबू का कारण क्या होता है, तो बकरी के दूध में बदबू आती है उसका कारण होता है कैप्रिक अम्ल। बकरी के दूध में आपको कैप्रिक अम्ल की देखने को मिलता है, तो कैप्रिक अम्ल की वजह से ही बदबू आती है। अच्छा, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, चलिए बताइए कमेंट्स में, आप ही बताइए। जस्ट अभी बताया था आपको, याद होना चाहिए, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। अरे मेरे भाई, कैरोटीन बताया था ना आपको, कैरोटीन ऐसे पार नहीं पड़ेगी भैया, अच्छे से पढ़ो और याद करो, ठीक है। तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध जो है रंग होता है वो पीला होता है, और बकरी के दूध में बदबू आती है आपकी कैप्रिक अम्ल के कारण, ठीक है। जब बकरी के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो बकरी के दूध में वसा की मात्रा आपके 4.25% होती है,
जबकि गाय के दूध में वसा की मात्रा 3.70%, भैंस के दूध में 7.38 और भेड़ के दूध में 7.90% होती है। ठीक है। विश्व में ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल आपकी बीकानेरी हो जाएगी। सबसे सुंदर नस्ल होती है बीकानेरी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 124वां कि निम्न में से किस रोग में ऊँट का दुग्ध उपयोगी होता है। तो आपके मधुमेह रोग अगर आपको हो जाता है तो ऊँट का दूध उपयोगी होता है। व्याख्या देखें तो बही बकरी के दूध के उपयोग के 6 रोग नहीं होता और भारत में ऊँट की 9 नस्लें पंजीकृत हैं, जिनमें से राजस्थान की 6 नस्लें शामिल हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, जालोरी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय भैंस को गर्भित करने हेतु कृत्रिम गर्भाधान में आवश्यक वीर्य की मात्रा कितनी होती है। यानी आपको कृत्रिम गर्भाधान करवाना है तो कितनी मात्रा में वीर्य होना चाहिए। तो 0.5 से 2 ml जो है आपको वीर्य की आवश्यकता पड़ेगी। 0.5 से 2 ml आपको वीर्य की आवश्यकता आपके पड़ने वाली है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका जमे हुए वीर्य को पिघलाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जमे हुए वीर्य को पिघलाने की क्रिया विगलन या फिर थ्रॉबिंग कहलाती है। थ्रॉबिंग कहलाती है। ठीक है। जमे हुए वीर्य को पिघलाने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 196 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको चाहिए होता है। ठीक है। विगलन यानी ओविंग 34 से 38 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड तक करते हैं, परंतु आदर्श तापमान जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आ जाइए 127 127 प्रश्न। ठीक है। छोटे थन वाले पशुओं में दुग्ध दोहन की उपयोगी विधि क्या हो जाएगी आपके। तो छोटे थन वालों में चुटकी विधि है। वैसे आपकी जो सर्वाधिक उपयोगी और सबसे सही होती है ना, तो वो होती है आपकी सबसे अच्छी, कह सकते हैं हम, बेहतरीन अच्छी होती है। ठीक है। तो ये जो है पूर्ण हस्त दोहन विधि ये सबसे अच्छी होती है, सर्वाधिक उत्तम होती है। चुटकी विधि अगर आप बड़े पशुओं में काम में लोगे तो उनके थनों में जो है गांठें पड़ जाएंगी, जिससे गठीला रोग भी हो सकता है, थनैला रोग भी हो सकता है। ठीक है। तो चुटकी विधि आपके छोटे पशुओं में काम में ली जाती है और पूर्ण हस्त दोहन विधि जो है आपकी सर्वोत्तम विधि हो जाएगी दुग्ध दोहन की। दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो दूध में आपके आयरन की कमी पाई जाती है। आयरन की कमी दूध में पाई जाती है। कैल्शियम, प्रोटीन और वसा तो भरमार होती है। दही जमाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो दही जमाने के लिए आपका 21 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त तापमान होना चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अच्छा, दो मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को क्या कहा जाता है। तो दो मध्यकालों के मध्य जो शारीरिक क्रियात्मक घटना होती है उसे ही तो मध्यचक्र कहते हैं। उसे ही तो मध्यचक्र कहते हैं मेरे भाई। ठीक। दुग्ध दोहन से कितने समय पूर्व खुरहरा करना उचित रहता है। तो खुरहरा जो है आपके दुग्ध दोहन से 1 घंटे पहले करना चाहिए। खुरहरा मतलब आपके जैसे आपको दुग्ध दोहन करना तो उससे पहले आपको पशु को, खुरहरा का मतलब आप कह सकते हैं खुजालना, सहलाना है ना। पशुओं को आप देखना कभी आपके मम्मी पापा जब दूध काटेंगे, मम्मी तो दुग्ध दोहन करेंगे तो जो है फादर साहब है वो आपके पशुओं को यानी भैंस को सहलाएंगे, सहलाते हैं, है ना, सहलाते हैं। या फिर उसे अतिरिक्त क्या दिया जाता है, अतिरिक्त आटा दिया जाता है, आटा देते हैं। ठीक, इसे खुरारा कहते हैं एक प्रकार से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मुर्गी के अंडे में कवच में छिद्र कितने होते हैं। तो मुर्गी के अंडे का जो कवच होता है उसमें छिद्र कितने होते हैं आपके। तो 600 से 800 छिद्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 600 से 800 छिद्र। मुर्गी का कवच कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि 94 से 96% उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलती है। मुर्गी के अंडे की जर्दी मध्य में स्थिर रखने का कार्य
श्वेतक रज्जु या चलेजा करता है। जो श्वेतक रज्जु होता है, जो चलेजा होता है वो करता है, यानी जो वाइट पार्ट होता है वो अंडे के अंदर की जो पीली वाली जर्दी होती है उसको एक जगह स्थिर रखता है। ठीक है। अच्छा, डिवैक्यूम में चोंच का ऊपरी भाग कितना काटा जाता है? तो डिवैक्यूम में चोंच का ऊपरी भाग जो है आपका 1/4 भाग काट लिया जाता है। चोंच का 1/4 भाग आपका 1/4 हिस्सा काट लिया जाता है। ऐसे प्रश्न आपको यह डायरेक्ट बनेगा कि डिवैक्यूम क्या है, तो पक्षियों की चोंच काट दी जाती है, ठीक है, उसी को हम डिवैक्यूम कहते हैं, और वो भी 1/4 भाग काटा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 134वां। ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि पशु अपशिष्ट जैसे रक्त, पंख, मांस, हड्डी की प्रोटीन व वसा को पुनः उपयोग में किया जाना रेंडरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंडरिंग कहलाता है। और निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, नहीं है मत समझ लेना, नहीं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन डी जो है आपकी जल में घुलनशील नहीं है। बाकी आपकी विटामिन सी घुलनशील है, B12 B1 ये घुलनशील है जल में, और विटामिन डी आपकी वसा में घुलनशील हो जाएगी, वसा में घुलनशील है। ठीक है। चलिए, आहार में ऊर्जा की मुख्य स्रोत क्या होता है? तो आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, सभी को मालूम है। ठीक। नेक्स्ट है आपका भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र आपके झांसी में हो जाएगा। ठीक है। तो झांसी में स्थित है भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गाय व भैंस का आदर्श तापमान कितना होता है? तो गाय भैंस का आदर्श तापमान आपके 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका गैस और गाय और भैंस का आदर्श तापमान होता है। प्रश्न नंबर 139 है आपके सामने, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत ही, कि निम्न में से कौन सा रोग जो पशुओं के साथ मानवों में होता है? इस प्रश्न को कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एंथ्रेक्स रोग है जो मानवों को भी हो जाता है, पशुओं के साथ। एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक होता है वेसिल्स एंथ्रेसिस। वेसिल्स एंथ्रेसिस रोग कारक होता है, रोग कारक भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। यह रोग मानव में ऊन की फैक्ट्री में कार्य करने से होता है। जो व्यक्ति ऊन की फैक्ट्री में कार्य करते हैं उन्हें वुल सॉर्टर डिसीज हो जाती है, या फिर हम कहें एंथ्रेक्स हो जाता है, और पशुओं में भी होता है। ठीक है। तो दोनों में होता है। किलनी किस प्रकार की परजीवी है? तो किलनी जो है हमारी बाह्य परजीवी है। किलनी आपके पशुओं पर आपने देखी होंगी जू जिन्हें बोलते हैं, जुएँ या जुआ, जो भी, कलीली भी बोलते हैं आपके, कलीली। ठीक। ये सभी पशुओं की त्वचा पर रहते हैं। ठीक है। तो बाह्य परजीवी है। गमगोरा रोग किससे संबंधित है? ये है हमारा गमगोरा, गम बोरा, गम गोरा, या फिर हम कहे गम गोरा। तो ये हमारे मुर्गियों में होता है, गम्बोरा मुर्गियों में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 142वां। प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है? तो प्रसार शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है। प्रसार करते हैं अपन, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली तो हो गई। ठीक है। ना कि स्कूल में कोई प्रचार थोड़ी करते हैं। ठीक है। तो थोड़ी कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। तो साथियों, टेस्ट कंप्लीट होने पर है, और आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये आपकी जो 4 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है उसमें आपकी सफलता में 4 चांद लगाने वाले टेस्ट है। क्योंकि आपको जब देखेंगे, आप पेपर देने के बाद में आप देखिएगा, जब हम पूरे संपूर्ण मॉडल पेपरों को कर लेंगे, हमारा जो उद्देश्य है, हम 20 मॉडल पेपर आपको करवाने वाले हैं। इसी प्रकार के कितने मॉडल पेपर? 20 मॉडल पेपर आपको मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इन 20 मॉक टेस्टों से आपके डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। याद रखिएगा मेरी बात को और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस मॉडल पेपर वाली क्लास को तो ज़रूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको कहीं नहीं मिलेगी। संपूर्ण मॉक टेस्ट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में भी आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही का चैनल है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी थोड़ा ही अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। डेली करंट अफेयर्स आप शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न नंबर 143 क्या कहता है कि राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं? राज्य स्तरीय 10 पशु मेले लगते हैं। पशु मेले आपको अगर पढ़ने हैं ना, पशु मेले की मैंने आपको क्लास करवाई है, एक क्लास में पूरा पशु मेला चैप्टर खलास किया है, तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगी पशु परिचय में ही, या फिर राजस्थान जीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करो और ये क्लास ज़रूर देखो। पशु मेले आपको ट्रिकों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया तरीके से और पढ़ाया है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें और देख लीजिए उसको, है ना, ताकि आपको याद हो जाए सब कुछ। तो 10 पशु मेले लगते हैं, ठीक है, राज्य स्तरीय पशु। अच्छा, तेजाजी पशु मेला पर्वस्तर नवीन जिलों के अनुसार किस जिले में है? तो आपके ये डिडवाना में हो जाएगा, डिडवाना, कुचामन डिडवाना में। ठीक है, तेजाजी पशु मेला की अगर आपने क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखना, और जिन्होंने देखी है वो बताएंगे ट्रिक क्या है। ठीक है, तो कमेंट में अपनी तेजाजी पशु मेला वाली ट्रिक को लिख दो। तो ट्रिक क्या थी अपनी? ट्रिक थी अपनी, आप सभी को पता होना चाहिए कि तेजाजी पर्वत पर सर चढ़ते हैं और कहाँ कूदते हैं? नदी में कूद जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक थी। ऐसे कैसे था आपके कि तेजाजी पर जो मेला है वो आपके पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर यानी पर्वतसर नदी कूद यानी कि कू से आपका हो जाएगा कोचामन, और डी से आपका डिडवाना है ना, डिडवाना, तो कुचामन डिडवाना में लगता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 145 इन्हीं प्रकार से ट्रिकों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है। ठीक है, तो ज़रूर विजिट कीजिए और क्लास को देखिए। पशु मेले वाली आपको क्लास मिल चुकी है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से किस प्रकार के केंचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोगी होते हैं? तो किस प्रकार के केंचुए जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं? तो एपीजिक केंचुए जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। संतति के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन क्या कहलाता है? तो संतति के आधार पर जो सांड की श्रेष्ठता का आकलन सांड सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट है प्रजनन योग भैंस की पड़िया का भार कितना होना चाहिए? तो पड़िया का भार आपके 250 से 270 kg होना चाहिए। और भैंस में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो भैंस में आपके कील दांत नहीं पाए जाते, ये आपके बिल्ली कुत्ता, इनमें आपको देखने को मिलते हैं कील दांत। ठीक है, पशु बीमा योजना में बकरी भेड़ की बीमा राशि कितनी होती है? तो ये आपके 5000 होती है। इससे गाय की बीमा राशि 40,000 रुपये और भैंस का मालवाहक पशु बीमा की राशि 50,000 रुपये होती है। यह योजना 2016-17 में चालू की गई थी, पशु बीमा योजना। नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रश्न है कि कॉक्सीडियोसिस मुक्त किनका रोग है? तो कॉक्सीडियोसिस आपके मुर्गियों में होता है। कॉक्सीडियोसिस आपके मुर्गियों में होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके संपूर्ण 150 प्रश्न और संपूर्ण मॉक टेस्ट आपका बहुत ही बढ़िया तरीका से विद व्याख्या के साथ आपको हर एक प्रश्न रटा दिया है। तो
याद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपको क्लास में अच्छा लगा होगा और प्रश्न याद हो गए होंगे, है ना। और इन प्रश्नों से आपको देखने को मिलने वाला है, ये आप याद रखिएगा कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अगर आप हम RWS क्लासेस के साथ खेले हैं मनोभूमि में तो आपको इसका लाभ दिसंबर में मिलेगा। दिसंबर में जब आप रणभूमि में जाओगे तब आपको याद आएगी। RWS क्लासेस पे हमने जब मॉक टेस्ट किए उन्हीं से प्रश्न डायरेक्ट सीधे बन रहे हैं। मन प्रसन्न हो जाएगा देखकर आपका। तो आपका फ़र्ज़ बनता है मेरे दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ग्रो करवाएंगे तब जाके हमें हौसला मिलेगा, नई वीडियो बनाने में अच्छा महसूस होगा। तो ज़रूर करिए। और आपको हर तरह के टॉपिक करवाए जा रहे हैं। RWS फैक्ट वाली क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि उन फैक्टों में आपको एक टॉपिक को 10 से 15 मिनट में समावेशित करके और आपको सही तरीके से संकलित करके दिया जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट रह जाएगी। सुबह के टाइम पे आपको करंट अफेयर्स मिलती हैं, जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपकी मिलती है, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिया जाता है, तो वो ज़रूर देखें। शॉर्ट्स आपकी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आकर एक ज़रूर देखें, है ना। मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको डली हुई है, आपके जुलाई महीने की डाल दी गई है, तो उसको ज़रूर देखें। क्योंकि जो करंट अफेयर्स में जो डेली का हम प्रश्न देते हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। वो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, हर एक परीक्षा मिल जाएंगे जहाँ से आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो करिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल प्लीज़। थैंक यू।